दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही उसको देखा, उसकी हालत सीरियस थी। 6 अगस्त 2025 की शाम को उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि इसको पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। जब उस व्यक्ति को रेफर कर रहे थे, गंभीर हालत थी, जब वो एम्बुलेंस में चल रहा था तो अपने आप से बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते कहता है कि वो सुकून की नींद सो सकता है, आराम से रह सकता है, अब उसे कोई ना टोकेगा ना कोई रोकेगा। इस तरह की बातें जब अपने आप से कर रहा था तो एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति ने ये बातें उसकी सुन ली। सुनने वाली बात भी थी, अजीब बात भी थी। कोई व्यक्ति जेल में जाकर सुकून से कैसे सो सकता है, उसे पहले से नींद क्यों नहीं आ रही थी। दरअसल उस एम्बुलेंस वाले ने जब ये जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अभी कुछ घंटे पहले एक कत्ल किया है, मर्डर किया है, और मर्डर करने के बाद ये भागने की कोशिश कर रहा था। भीड़ ने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। इसके बाद इसको DMCH यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहीं से इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति ने मर्डर क्यों किया, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल चुकी है। और जहां जहां तक ये न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, वहां वहां तक लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, आखिरकार ये मर्डर के पीछे की इतनी छोटी सी वजह इतनी बड़ी कैसे बन सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का एक थाना लगता है बेंता थाना, और बेंता थाना क्षेत्र का एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। यहाँ 5 अगस्त 2025 की शाम लगभग 4:45 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का, उसके हाथ में चाबी का गुच्छा है जो उसे अपने उंगलियों पर नचाता हुआ आ रहा था। वो सीधा हॉस्टल के सामने उसकी बाइक खड़ी हुई थी। बाइक के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां पहले से ही एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों के ऊपर उसने हुडी पहनी थी, हुडी से अपने सर को ढक लिया था, और उसके बाद उसने ऊपर से एक रेनकोट भी पहना हुआ था, साथ ही मास्क से अपने चेहरे को ढका हुआ था, चश्मा आंखों पे लगाया हुआ था। कौन था उसकी पहचान नहीं पड़ पा रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति, जो कि नकाबपोश जैसा व्यक्ति था, उसने उस चाबी को घुमाने वाले आदमी से पूछा कि क्या ये तुम्हारी बाइक है। उसने कहा मेरी बाइक तो नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से, जो अपना क्लासमेट है, उसकी चाबी मांग कर लेके आया हूं और मुझे कहीं जाना है। जैसे नकाबपोश ने ये बात सुनने के बाद वो शांत हो जाता है। वो लड़का बाइक पे बैठता है, उस बाइक को स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट होती नहीं है। उसने जब परेशान हो जाता है तब देखता क्या है कि जो प्लग है, उस प्लग का तार किसी ने ऐसा लगा जैसे काट दिया है। अब इसी बीच में उसने कहा कि ये प्लग का तार किसने काट दिया है, तो नकाबपोश व्यक्ति को कहता है ये तार मैंने काटा है। जैसे इससे पहले कि वो कुछ कहा सुनी होती, कुछ बात होती, मोटरसाइकिल का जो मालिक था उसका नाम राहुल कुमार होता है, जो कि BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है, वो भी मौके पर पहुंच जाता है। उसके पीछे से एक आवाज लगाती हुई लड़की भी आती है जिसका नाम तनु प्रिया होता है। तनु प्रिया ने राहुल को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद, इससे पहले कि वो दोनों आपस में बातचीत करते, वो चलता चलता अपनी बाइक यानी कि बुलेट मोटरसाइकिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो जाने वाले थे, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा जो बाइक है उसका प्लग काट दिया है। अच्छा, इतने देखते ही उस व्यक्ति से जैसी बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तुरंत ही उस नकाबपोश ने अपने पास से तमंचा निकाला, और तमंचा निकालने के बाद तुरंत ही उसके गोली मार देता है। यानी कि राहुल को गोली मारता है, और गोली जो लगती है वो उसके सीने पे लगती है, बिल्कुल दिल के एकदम से करीब। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कुछ कर पाता, एक तरफ तो गोली की आवाज चलती है, तो पूरे हॉस्टल में, पूरे हॉस्पिटल में जो एक आवाज गूंज जाती है, लोगों के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, गोली मारती। अब इस डर जो पीछे लड़की आवाज लगा रही थी, वो लड़की एकदम दौड़ते हुए उस लड़के के पास जाती है। जब राहुल को गोली लगी हुई थी, राहुल कुछ कर ही नहीं पाया और एकदम से गिर जाता है। जैसे वो गिरता है तो उस लड़की की बाहों में जाकर गिर जाता है। आखिरकार कुछ ही सेकंडों में उसने दम तोड़ देता है। वो लड़की है तनु प्रिया, उसकी गोद में राहुल कुमार नाम का लड़का दम तोड़ देता है। अब यहाँ जो गोली मारने वाला नकाबपोश व्यक्ति होता है, वो वहां से भागने लगता है, और जो लड़का सबसे पहले बाइक की चाबी लेकर अपने वहां पर पहुंचा था, दरअसल वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते सैकड़ों स्टूडेंटों का वहां पर जमघट लग जाता है। किसी ने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो ये बताया जाता है कि ये रेनकोट पहना हुआ जो व्यक्ति है, उसने अपना मास्क हल्का सा नीचे करता है, चश्मा उसका उतर चुका था, और इसी बीच में बस लोग, जो छात्र थे, छात्रों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और जैसे ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये खबर फैलती है, तो खबर फैलने के बाद फिर DM हो, SSP हो, सिटी SP हो या ग्रामीण SP हो, 6 अलग अलग सर्किल के DSP वहां पर आते हैं। लगभग 12 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स आती है। दंगा नियंत्रण करने वाला एक दस्ता भी आ जाता है। पूरे इस DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को चारों तरफ से पुलिस ने छावनी बना दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बात ना हो जाए। दरअसल जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरह से पीटा। इसी बीच पुलिस आती है, उसको बचाती है और उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देती है। उसका इलाज शुरू हो जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, एक लड़का जिसका नाम होता है राहुल कुमार, जो कि रहने वाला होता है जिला सुपौल का, एक जगह लगती है पिपरा, वहां का रहने वाला होता है। अपने परिवार का इकलौता लड़का है ये, और ये BSc सेकेंड ईयर नर्सिंग का छात्र होता है। कुछ दिन पहले ही बात है, उसी के ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की, इसका नाम तनु प्रिया होता है, उसने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया था DMCH यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, तो ये दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब थोड़ी सी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है
तभी लड़का और लड़की ये जीने मरने की 7 कस्में खा लेते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं। अपने परिवार से लड़के ने बातचीत की तो शायद वहां से कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन जब तनु प्रिया ने अपने परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो वहां से नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है। तो लड़की कहती है कि मेरे परिवार के लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लड़की दरअसल वो ऊंची जाति की है और लड़का नीची जाति का था, दोनों की जातियों का कोई मेल नहीं था, इसलिए परिवारों की शायद सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच में मौका पाता है और लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है। ये तारीख है 26 अप्रैल 2025 की, जब ये लड़का यहां से चला जाता है। जाने के बाद इसी बीच में इस लड़की के परिवार वालों की तरफ से नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दी जाती है। कहा जाता है कि मैंने अपनी लड़की को एक बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ देखा था, दरअसल उसका अपहरण कर लिया गया है। इस मामले की अब जांच पड़ताल कर दीजिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और कई लोगों का इसमें वाकायदा नाम भी लिखवाया जाता है, यानी कि लड़के के जो पिता थे उसके परिवार के कई लोगों का नाम इसमें मेंशन किया जाता है। अब पुलिस इन ढूंढने शुरू कर देती है, तलाश करना शुरू कर देती है। तो लड़का और लड़की जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं आराम से। शादी करने के बाद यह मौका पाते ही वो 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। अब इस बीच में लड़का और लड़की दोनों पकड़े जाते हैं। लड़की के जब कोर्ट में 164 के बयान हुए थे तब उसने ये फैसला लिया कि वो 18 साल से ज्यादा की हो चुकी है और वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकती है, इसलिए वो इस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, इसी से शादी करना चाहती है। जब कोर्ट के सामने ये बात कही जाती है तो आखिरकार कोर्ट को ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट हमारा इस बात की इजाजत देता है लड़का लड़की अगर बालिग हैं, वो चाहे किसी भी समाज से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, वो आराम से शादी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने, कानून ने तो इजाजत दे दी, परिवार ने इजाजत नहीं दी थी। अब लड़का और लड़की जो दोनों डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इन्होंने जाकर थाने में ये भी मदद मांगी कि हमारी भी मदद की जाए, हमें जान को खतरा है, हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की बात थी। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो लड़की के पिता थे, उनके परिवार के सदस्य थे, उनके नफरत का दायरा लगातार बढ़ रहा था। नफरत ज्यादा बढ़ रही थी और वो अपने अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थे। आसपास के लोग उन्हें टोकते थे, रोकते थे, कहते कि तुमने अपनी बेटी को कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अब लड़की एक नीची जाति के लड़के के साथ चली जाती है, आप कुछ भी नहीं कहते हो। पिता परेशान था, हालांकि पिता एक अपना क्लिनिक चलाता है। जो भी उसके यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, ज्यादातर पेशेंट इसी बात से बातचीत करते हैं। कभी कभी नई बात करते थे तो ऐसा लगता था डॉक्टर को जैसे क्या वो सिर्फ उसी की बेटी के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और वो डॉक्टर अपना आप में इतना परेशान रहने लगता है। और उसने एक तारीख चुनी 5 अगस्त 2024 की सुबह। वो DMCH मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल के बाहर खड़ा हो जाता है, जहां अक्सर वो बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी हो जाया करती थी। वहीं खड़ा रहता है। सुबह 11-12 बजे के आसपास वहां पहुंच जाता है। कई घंटे तक लगातार इंतजार कर रहा था कि कब यहां से अंदर से हॉस्टल से राहुल निकलेगा और निकलने के बाद वो उसको देख लेगा। इससे पहले कि राहुल तो निकल के आता नहीं है, उसका दोस्त उसकी बाइक की चाबी लेके आ जाता है और वो वहां से जाने की तैयारी में था, लेकिन वो बाइक के प्लग काट देता है, प्लग की जो डोरी थी उसको काट देता है ताकि बाइक स्टार्ट ना हो सके। इसी बीच में मौका पाता है। मौका पाते ही वो अपने ही दामाद, जो कि शादी हो चुकी थी, अब दामाद ही कहेंगे, उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसकी जो बेटी है वो चीख चीख कर लोगों के सामने, मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे पति की गोली मारकर हत्या कर दिया है। मैंने इस बीच में अपनी बहन को भी फोन किया, माँ को फोन किया, भाई को फोन किया, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। यदि एक निर्धारित तारीख तक उसे इंसाफ नहीं मिला तो देख लेना वो भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये उस लड़की का बयान था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। इसी बीच में जो पब्लिक ने, भीड़ ने उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, साथ ही उसको इमरजेंसी में भर्ती करा दिया था। और लगभग शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सारी जो सेवाएं थी, व्यवस्थाएं थी उस मेडिकल कॉलेज की ठप हो जाती हैं, क्योंकि हर एक छात्र के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, हर छात्र मांग कर रहा था। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर में जो लिखा जाता है उसमें लड़की के जो पिता होते हैं, माँ होती है, 2 भाई होते हैं, बहन होती है, सभी को नामजद किया जाता है और उसने दादी तक पर भी आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लड़का और लड़की के एक फैसले से उन दोनों के परिवार पर पूरी तरह से आफत आ चुकी है। लड़का अपने घर में कमाने वाला बिल्कुल इकलौता होता है, उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां भविष्य में आने वाली थी, वो अपने परिवार को देखने वाला था। और लड़की की एक जिद के चलते उसकी पूरी फैमिली अब सफर करेगी, शायद सलाखों के पीछे रहेगी जिंदगी भर। उसमें जब तक वो मुकदमा चलता रहेगा तब तक वो ऐसे ही दिक्कतों और परेशानी से जूझते रहेंगे। दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि इस फैसले से किसको क्या दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। जैसे ये घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियां देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लड़की के समर्थन में, कि जाति ऊंच नीच, ये सब अब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था पिता को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लड़की के पिता के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि बाप ने सही किया, उस बेटी को क्या इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। समझ नहीं आता कि समाज के कौन सा हिस्सा सही है। लड़की के जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सही हैं, ये लड़की को बुरा जो कह रहे हैं वो लोग